नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेखनी साहित्य में स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति बाला है। आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। हम बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम वक्तव्य में कहते हैं, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हिंदी लिखित पुस्तकें देश के अनेकों भागों में राज पुस्तकालय तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक स्थिति सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में सारी सामग्री उपयोग करके मिश्र बंधु विनोद ने, पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना एक बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान के कवियों और लेखकों का समावेश है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को कहा, जो 1883 में प्रस्तुत किया गया। बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा? तो मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, जो 1889 में ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा गया है मिश्र बंधु विनोद को, जो कि मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया और 3 भाग में प्रकाशित किया। तो 3 भाग उन्होंने 1913 में प्रकाशित किए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब इसी के साथ आगे जानते हैं। इधर जब से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों ने किया। जब बीए एमए की उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई, तब उचित पाठ्यक्रम न होने के कारण छात्रों ने और अध्यापकों ने दोनों ही उसका अभाव कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार दूसरे साहित्य के रूप में जो जो परिवर्तन आते हैं, जिन जिन प्रभाव के प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उसके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य का एक सच्चा अध्ययन कठिन पड़ता था। तो जैसे जैसे परेशानियां दिख रही थी, उसके हिसाब से रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि उन्हें एक सच्चा ढांचा खड़ा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दिखाई दे रहा था कि बहुत मुश्किलें जाएगी। और वैसे भी एक अच्छा काम करने में तो वक्त लगता ही है। उसके बाद 700-800 वर्षों का एक संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों का उद्भावन नहीं हुआ था जिसके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं में हजारों कवियों के केवल कालक्रम से गुथी वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास का अध्ययन कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि पहले भी इतिहास ग्रंथ लिखने की शुरुआत तो हुई थी और लिखा गया था, लेकिन वो केवल कालक्रम से गुथी हुई व्रतमालाएं थी। उसका उचित मतलब वो कहां तक हमें सार्थकता प्रदान करती, इतिहास के अध्याय में कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि
मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बाढ़ देना, यह भी ना देखना कि किस काल के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। और साथ ही सिर्फ कालक्रम के अनुसार ही नहीं गूंथी गई थी वो व्रतमालाएं, उन्होंने देखा भी नहीं था कि किस काल में क्या रखना चाहिए। इस हिसाब से शुक्ल जी को यह उचित नहीं लगा। 5 या 6 वर्ष हुए। छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए। जो उन्होंने 8 लेख दिए थे उसमें से 5-6 वर्ष बाद छात्रों के उपयोग के लिए कुछ नोट्स तैयार किए, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके एक हिंदी साहित्य का काल विभाजन और रचना भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने एक व्रत संग्रह शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को कहा, जो 1883 में प्रस्तुत किया गया। बड़ा कवि व्रत संग्रह किसे कहा? तो मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, जो 1889 में ग्रेसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। और बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा गया है मिश्र बंधु विनोद को, जो कि मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया और 3 भाग में प्रकाशित किया। तो 3 भाग उन्होंने 1913 में प्रकाशित किए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब इसी के साथ आगे जानते हैं। इधर जब से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों ने किया। जब BA-MA की उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई, तब उचित पाठ्यक्रम न होने के कारण छात्रों ने और अध्यापकों ने दोनों ही उसका अभाव कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार दूसरे साहित्य के रूप में जो जो परिवर्तन आते हैं, जिन जिन प्रभाव के प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उसके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य का एक सच्चा अध्ययन कठिन पड़ता था। तो जैसे जैसे परेशानियां दिख रही थी, उसके हिसाब से रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि उन्हें एक सच्चा ढांचा खड़ा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दिखाई दे रहा था कि बहुत मुश्किलें जाएगी। और वैसे भी एक अच्छा काम करने में तो वक्त लगता ही है। उसके बाद 700-800 वर्षों का एक संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों का उद्भावन नहीं हुआ था जिसके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं में हजारों कवियों के केवल कालक्रम से गुथी वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास का अध्ययन कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि पहले भी इतिहास ग्रंथ लिखने की शुरुआत तो हुई थी और लिखा गया था, लेकिन वह केवल कालक्रम से गुथी हुई व्रतमालाएं थी। उसका उचित मतलब वो कहां तक हमें सार्थकता प्रदान करती, इतिहास के अध्याय में कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बाढ़ देना, यह भी ना देखना कि किस काल के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। और साथ ही सिर्फ कालक्रम के अनुसार ही नहीं गूंथी गई थी वो व्रतमालाएं, उन्होंने देखा भी नहीं था कि किस काल में क्या रखना चाहिए। इस हिसाब से शुक्ल जी को यह उचित नहीं लगा। 5 या 6 वर्ष हुए। छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए। जो उन्होंने 8 लेख दिए थे उसमें से 5-6 वर्ष बाद छात्रों के उपयोग के लिए कुछ नोट्स तैयार किए, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके एक हिंदी साहित्य का काल विभाजन और रचना भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया।
शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर रह गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा, क्योंकि जब उच्च शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी तो छात्रों और अध्यापकों को अभाव महसूस हो रहा था पाठ्यक्रम का। इसीलिए एक नियत समय के भीतर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर पूर्ण किया। साहित्य का इतिहास लिखने के समय जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था उतनी उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूर्ण किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े मैं उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता हूँ। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय जिन जिन पद्धति का अनुसरण किया उसका वो परिचय देते हैं। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचना में से दूसरे प्रकार की रचना में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिणाम के प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि किसी काल के भीतर 5 ढंग की रचनाएं एक है, जैसे 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि 20 इन्होंने बताया है कि 20 ढंग की कुल पुस्तकें हैं, जिसमें से 2 श्रृंगार की है, 7 वीर रस की। तो वीर रस की प्रचुरता ज्यादा होने के कारण वीर गाथा काल नाम उचित होगा। और यहाँ पे ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि उन्होंने शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है और आदिकाल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक अभ्रंश और एक देश भाषा। तो देश भाषा को शुक्ल जी ने बोलचाल की भाषा कहा। ठीक है। अभ्रंश की पुस्तकों में तो कई जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधित थी। अभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधित थी। अभ्रंश की पुस्तकों में कई जैनों के धर्म तत्व संबंधी जो साहित्यिक कोटि में नहीं आती, जिनका व्यवहार उल्लेख यह दिखाने के लिए किया गया है कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, इसलिए साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं तो कुछ भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे हैं। तो जो अभ्रंश की रचनाएं हैं उन्हें जो साहित्य कोटि में नहीं आती, जो कि धर्म संबंधी रचनाएं मिलती है, मगर फिर भी इसीलिए उन्हें रखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि अभ्रंश का जो उपयोग है वो कब से देखा जाता है। और बाकी जो कुछ रचनाएं हैं उसमें आई भी है, जो साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं वो भिन्न भिन्न फुटबल दोहे हैं, तो दोहों के रूप में जो है उसे भी अभ्रंश में रखा है, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो ये कह रहे हैं कि अभ्रंश की जो 4 पुस्तकें हैं जिसको साहित्यिक पुस्तकें मान सकते हैं वो है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका।
तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपभ्रंश में कितनी पुस्तकें साहित्यिक कोटि की मानी है? 4। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से देख लो। विजय हमारी की तो हम ट्रिक से देखेंगे जाके भूल ना पाए। विजय हमारी की पुस्तकें थी, वो तो अपभ्रंश की थी, और ये 8 पुस्तकें हैं, ये देशभाषा काव्य की है। तो इसमें कौन कौन सी पुस्तक है? खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जश चंद्रिका, कलमार रासो, जिसे आधा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जगनिक द्वारा रचित, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ये देशभाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। और विजय हमारी की जो 4 पुस्तकें थी, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश की 4 थी। ठीक है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें से अंतिम 2 तथा विसलदेव रासो को छोड़कर सब शेष ग्रंथ विरगात्मक ही है। यानी विसलदेव रासो और अंतिम 2 खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावलियां। तो शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि विसलदेव रासो और खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, इनको छोड़कर सारी की सारी जो रचनाएं है वो विरगात्मक है। और ये तीनों रचनाएं क्या है? श्रृंगारी है। ठीक है। इन तीनों को श्रृंगारी बोलते हैं शुक्ला जी, और बाकी जो इनको छोड़कर है उसे वीरगाथात्मक ही कहा जाएगा। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। जिस सामाजिक या राजनीतिक उपस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया है। मिश्र बंधु विनोद ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकें और नामावली दी। तो जो मिश्र बंधु विनोद है, आदिकाल के भीतर उन्होंने जो पुस्तकों की नामावली दी है, आगे हम वो देखते हैं। तो ये जो 10 रचनाएं हम देख रहे हैं, ये मिश्र बंधु विनोद से है। भगवत गीता, वृद्धनवकार, वृत्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई। हाँ, तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर इन पुस्तकों की जो नामावली दी है, उसमें से शुक्ल जी के अनुसार 9 पुस्तकों में से नंबर 2 वाली, नंबर 7 वाली, नंबर 9 वाली और नंबर 10 वाली जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है, जो साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। और जो नंबर 6 पर है वो योग की पुस्तक है। और नंबर 3 और नंबर 4 वाली तो केवल नोटिस मात्र है। तो शुक्ला जी यह कह रहे हैं कि नंबर 2 वाली, रुकिए हम देखते हैं। जो ये नंबर 2 वाली और 7, 9 और 10, ये क्या है? ये चारों रचनाओं को जैन धर्म की मान रहे हैं, जो कि जिसमें जैन धर्म का तत्व निरूपण यानी जैन धर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये भी साहित्यिक कोटि में नहीं ले रहे हैं। शुक्ल जी के अनुसार वृद्धनवकार, जम्बू स्वामी रासा, नेमिनाथ चौपई, अवैस माला उपदेश, ये सिर्फ धर्म प्रचार की रचना है, और वो भी जैन धर्म की, इसलिए साहित्यिक कोटि में नहीं आ सकती। और जो नंबर 6 पर है अनन्य योग, इसे शुक्ल जी ने कहा कि यह सिर्फ योग की पुस्तक है। नंबर 3 व्रतमाल और नंबर 4 संवत्सार, ये तो केवल नोटिस मात्र है, तो इसे भी हम आदिकाल के भीतर नहीं ले सकते।
विषयों का कुछ विवरण नहीं है और इनमें कुछ विषयों का विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची है। शुक्ल जी के अनुसार सिर्फ 2 ही पुस्तकें बची है जो वर्णनात्मक है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवतक पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय से किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरा नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो शुक्ल जी ये रचनाओं की नामावली देकर यह कहना चाह रहे कि इसमें जितनी भी दी गई है, मतलब मिश्र बंधु विनोद द्वारा जो भी रचनाएं दी गई है उसमें से साहित्य कोटि में नहीं आती, और अगर आती भी तब भी नामकरण वीरगाथा, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल ही रखा जाता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती इसमें। एक ही काल की और एक ही कोटि के रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली पाई गई है, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धारा है, एक निर्गुण धारा, दूसरी सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। तो शुक्ल जी का सीधा सीधा यही कहना है कि जो निर्गुण धारा है, भक्ति काल को जैसे ही उन्होंने पहले तो 2 कालों में बांटा, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा, फिर उसी निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा में बांटा। वैसे सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा में बांटा, यही शुक्ल जी कह रहे हैं। रीति काल से संबंध में 2 बातें कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन। तो शुक्ल जी ने सीधे सीधे कहा है कि रीति काल के जो भी कवि है और उनका कालक्रम है उसमें ज्यादा उन्होंने छानबीन नहीं की, सीधे सीधे उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ले लिया। ठीक, अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि मिश्र बंधु विनोद में जैसा था वैसा का वैसा उन्होंने ले लिया है, कुछ ज्यादा छानबीन नहीं की। कुछ कवियों के विवरण के परिवर्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल जो कुछ कवियों के परिचयात्मक विवरण थे मिश्र बंधुओं से उन्होंने वैसे के वैसे ले लिए, और कुछ कवियों के विवरण में और कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन किया है। उसमें से जैसे ठाकुर, दूसरा है दीनदयाल गिरी, राम सहाय, रसिक गोविंद के विवरण। यदि कुछ कवियों का नाम छूट गया या किसी कवि का विषय नहीं मिला तो उसकी पुस्तक का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी हानि नहीं हुई, और जो उन्होंने विवरण नहीं भी किया तो कह रहा है कि उससे मेरी कोई बड़ी हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों का नाम दिया है उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं, और जो छूट गए उससे भी कोई हानि नहीं है। रीति काल या किसी और काल के कवियों का साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में जो मैंने संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास का पुस्तक में किसी कवि की पूरी की अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं वो सिर्फ एक दर्शन देने के हिसाब से हैं, एक मार्ग के हिसाब से, क्योंकि उनका कहना है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। अगर पूरा विवरण दे तो उनकी पूरी या अधूरी आलोचना भी हम नहीं दे सकते थे। किसी कवि की आलोचना लिखनी होती तो स्वतंत्र प्रबंध पुस्तक के रूप में लिखूंगा, और अगर किसी की मुझे लिखना ही होगी तो मैं स्वतंत्र लिखूंगा, स्वतंत्र पुस्तक, उसके लिए अलग ही पुस्तक लिखूंगा। बहुत से कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर जहां भी विशेष
प्रवृत्तियों का निर्धारण किया है वह आवश्यक है कि उसमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि आधुनिक काल में जैसे गद्य का आविर्भाव हुआ तो वो साहित्य की सबसे प्रधान घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विस्तार से करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। इस थोड़े काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ उसको आरंभ तक लाकर आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके छोड़ दिया। तो उन्होंने आधुनिक काल के गद्य के आविर्भाव का साहित्यिक घटना कहा और उसका विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद की जो घटनाएं थी उसका उल्लेख मात्र करके छोड़ दिया है। उनका कारण बताते हुए कहते हैं क्योंकि वर्तमान कवियों लेखकों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेने के समान उन्हें जान पड़ता है तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावी लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों के विशेष रूप में परिचित महानुभाव से क्षमा प्रार्थना। यानी जल्दीबाजी में कुछ महान लेखकों की और रचनाएं छूट गई है, उनके नाम छूट गए, तो वो उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी, तो शुक्ल जी ने पहले ही कह दिया था कि जो हिंदी साहित्य का ढांचा उन्होंने तैयार किया उसके पीछे कारण क्या था। एक तो नए नए पाठ्यक्रम चालू हो गए थे जिसके बाद छात्रों को भी आवश्यकता थी और अध्यापकों को भी, इसलिए शुक्ल जी ने यह काम जल्दी जल्दी पूरा किया, इसलिए कुछ कवि और कुछ लेखकों के नाम छूट गए, तो इसलिए वो क्षमा प्रार्थी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 जनवरी महीने में निकल चुका है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी महीने में निकला था, प्रकाशित हो चुका था। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है, विशेषतः आदि से अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जन श्रुतियां जैसे कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्य के नाम से गिनती चली आई है। जो अपभ्रंश में है वो है कुमारपाल चरित और सारंगधरकृत हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का पता नहीं। प्राकृत पिंगल सूत्र लक्ष्मीधर कृत है, उसे उलटते पलटते उन्हें कुछ छंद और उदाहरण मिले हैं जिससे हम्मीर रासो का पता चलता है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यह पद सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासो के ही है। तो प्राकृत पिंगल सूत्र से हम्मीर रासो का पता चलता है। ठीक। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार के समर्थक हो। मिश्र बंधु के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद। तो इन्होंने शुक्ल जी ने पहले तो मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा और दूसरा प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। तो बड़ा भारी प्लस प्रकांड कविवृत्त संग्रह किसे कहा गया है? तो मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी द्वारा। मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीति काल के कवियों का परिचय
लिखने में प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिया गया। शुक्ल जी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि जो मिश्र बंधु विनोद है उसी से रीतिकाल के कवियों का उन्होंने परिचय लिया है। अब यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों से सहायता ली है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। सबसे ग्रंथों का विवरण लिया है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं का धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर उलटनी पुलटनी पड़ी। उसमें से एक तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में मिश्र बंधु विनोद से सहायता ली, साथ ही श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी गोविंद रत्नमाला, और तीसरा रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, और चौथा वियोगी हरि के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो शुक्ल जी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में 4 ग्रंथों की सहायता ली। उसमें से एक है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित ग्रंथ, दूसरा श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी गोविंद रत्नमाला, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी की रचित कविता कौमुदी, और वियोगी हरि जी का ब्रजमाधुरी सार। अतः उक्त तीनों महानुभाव यानी मिश्र बंधु जी का तो वो धन्यवाद कर ही चुके हैं, साथ ही अब वो कह रहे हैं तीनों महानुभाव। तीन कौन कौन? श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी और वियोगी हरि जी। अतः 3 महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकृत लिखते समय कठिनता का सामना करना पड़ा। उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को केवल वे आजकल एक बदनामी समझते हैं। तो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास और रामनरेश त्रिपाठी और वियोगी हरि जी का तो मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जो आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय उन्हें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके मित्र, पुराने मित्र केदारनाथ पाठक जी ने उनकी बहुत सहायता की, लेकिन उन्हें धन्यवाद नहीं कह सके और ना ही हिम्मत जुटा सकते, क्योंकि केदारनाथ पाठक जी धन्यवाद को आजकल एक बदनामी समझते हैं। इस कार्य में मुझे जो भूलें हुई है, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई है, उनकी पूर्ति की और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो भूले हुए जो त्रुटियां है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। काशी, आषाढ़ शुक्ल 1986, रामचंद्र शुक्ल जी।